वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं, लेकिन अब इनमें एक चीज़ें ये भी ध्यान देनी है आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहना चाहिए कि अपना टॉपिक है वो अपने आप में क्लियर हो। ठीक है, इसके लिए एक ही चीज़ है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर आपको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नियम भी यही है कि जैसे आप सुबह उठे, रात तक याद किया, सुबह वापस भूल जाते हो। और इसका मुख्य कारण क्या होता है कि उन चीज़ों के अब जो सूत्र हैं वो हमें याद नहीं रहते। और उनको याद रखने का एक ही तरीका होता है कि हम उन सूत्रों को, नाम को बार बार लिख करके रिपीट करें। इससे क्या होगा कि एक बार दो बार रिपीट करते हैं तो हमें वो चीज़ एक बार कंठस्थ हो जाती है। रटना नहीं होता, वो कंठस्थ हो जाती है। तो हमें कोई भी चीज़ है समझ में तभी आ पाती है कि जब हमें कोई न कोई चीज़ है उसको बार बार रिपीट करके अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे हम एक चीज़ देखते हैं कि हमें जैसे पहाड़े आते हैं, तो हमने छोटी कक्षाओं में पहाड़ों को क्या किया था, हमने पहाड़ों को बोल बोल करके याद कंठस्थ कर लिया था, वो रटना नहीं था। और आज हम उनका जो उपयोग करते हैं किस तरह से कि सीधी संख्या ही पहाड़ा बोल दिया, हम सीधा गुणा करके लिख देते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको यही चीज़ें देखनी होती है कि आप जो चीज़ें भी पढ़ोगे उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करिए। ध्यान से उन चीज़ों को पढ़िए। बोर्ड पर जो चीज़ें बताई जाती है उन पर विशेष ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम ये जानते भी हैं कि हमारे अंदर सबसे अच्छा गुण होता है देखने का, और उसके बाद में होता है सुनने का, फिर होता है बोलने का, और लिखने का गुण होता है वो सबसे कम होता है। ये जीवन प्रक्रिया की पहली चीज होती है। तो हमें अनुभव है वो सबसे ज्यादा होता है देखने का। तो जब तक हम कोई चीज पढ़ाई जाती है उस पर गौर नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तब जाकर के हम उस चीज को सीखेंगे, नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे। केवल सुनने मात्र से, किताब पढ़ने मात्र से कोई चीज समझ में नहीं आती है। अब इसी के अंतर्गत जैसे हमने हेलोजन व्युत्पन्न है, इसके अंदर हम एल्किल हैलाइड है, मोनो हेलो एल्केन है, इनका विरचन पढ़ा और भौतिक गुण पढ़े। अब पढ़ेंगे हम इनके रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण के अंदर हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि 11वीं की चीजें कुछ आएगी वो भी अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। अगर आपको नहीं है, भूल गए, तो मैं यहाँ इस कंसेप्ट के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। तो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण अब रासायनिक गुणों के अंतर्गत ये चीजें रहेगी कि हमें पदार्थों के ऐसे गुण होने चाहिए जो भौतिक गुणों के अलावा जिसके अंदर वो अपने अन्य पदार्थों को प्रदर्शित करें, कैसे बनते हैं, वो किस तरह से बनेंगे। तो एल्किल हैलाइड है, उसके रासायनिक गुण के अंतर्गत ये निम्न 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। और इन अभिक्रियाओं के अंदर पहली प्रकार की अभिक्रिया रहेगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनको कहते हैं SN। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, अर्थात जो नाम से भी ध्यान रख लेना, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही अभिक्रिया में नाभिक स्नेही है वो होते हैं ऐसे अभिकर्मक जिन पर या तो हो ऋणावेश
और या हो इनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा था। तो नाभिक नहीं है, उन पर ऋणावेश होना चाहिए या होना चाहिए कि लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए, ताकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यून भाग उसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके। तो इसके लिए हम देखो नाभिक नहीं है, और दूसरे होते हैं जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स नहीं 11वीं कक्षा में, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं इनके विपरीत होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पर वो होंगे, उन पर धनावेश होगा, और या उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसका मतलब ये रहेगा कि उनका अष्टक अपूर्ण रहेगा। अब हम देखते हैं नाभिक नहीं है और नाम है नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने पहले भी बताया था, किसी भी अभिक्रियाओं का जो प्रकार होता है उसका मुख्य चीज है कि पहले आक्रमण किसका होता है, और जिसका पहला आक्रमण होता है वही नाम है उस अभिक्रिया का होता है। अगर पहले आक्रमण नाभिक से नहीं करेगा तो वो नाभिक से नहीं अभिक्रिया कहलाएगी, और यदि पहला आक्रमण है इलेक्ट्रॉन से नहीं करेगा तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं कहलाएगी। अब ये होता है कि नाभिक से नहीं, दूसरा नाम है यहाँ पर प्रतिस्थापन, अर्थात नाभिक से नहीं के पहला आक्रमण होगा और उसके बाद में कोई न कोई एक उस अणु में से परमाणु या समूह हटेगा। तो इस कारण से इस अभिक्रिया का नाम हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही के आक्रमण से किसी यौगिक में से कोई परमाणु या समूह का हटना वो कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, इसमें एक चीज, अगर कोई भी रिएक्शन हो जाए उसका पहला नियम ये रहता है कि अगर आक्रमण करने वाला कोई ऋणावेशित है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो उस अणु में से निकलने वाला भी ऋणावेशित कण ही होगा, और यदि आक्रमण करने वाला धनावेशित कण है, धनायन है, तो अणु में से निकलने वाला भी क्या रहेगा, धनायन या धनावेशित कण रहेगा। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड है जो नाभिक स्नेही के आक्रमण से, एल्किल हैलाइड के अणु पर नाभिक स्नेही के आक्रमण से प्रतिस्थापन होना वो कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो नाभिक स्नेही है उसको हम संकेत के रूप में Nu या तो उस पर लोन पे लगा देते हैं और या न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव चार्ज, तो नाभिक स्नेही है और ऋणावेशित कण, तो ये लिख देते हैं। अब होता है कि एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देती है, तो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति। अब क्या होता है कि अगर हम कोई भी यौगिक है कौन से प्रकार की अभिक्रिया देता है तो सबसे पहले उस यौगिक की प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए, और प्रकृति की जानकारी है हमें उसमें उपस्थित परमाणु का समूह, उसमें बनने वाले बंध, इनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। अब जैसे एल्किल हैलाइड है तो हमने पहले पढ़ा कार्बन और हेलोजन इन परमाणु के बीच बनने वाला सहसंयोजक बंध है। इसकी प्रकृति कैसी है, जो हमने पढ़ा कि ध्रुवीय प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति होती है ध्रुवीय होती है। और ध्रुवीय प्रकृति किसे कहते हैं, जब किसी सहसंयोजक बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणु के बीच में न रहकर किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं या उसकी ओर चले जाते हैं। उस कारण से उस पर क्या आएगा, जिसकी ओर जाते हैं उस पर आ जाएगा ऋणावेश, और जिसकी ओर से जाते हैं उस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो जैसे हमने पढ़ा था कार्बन और हेलोजन परमाणु है एल्किल हैलाइड में, तो कार्बन की तुलना में हेलोजन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता होती है अधिक, और अधिक होने के कारण
इस हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्बन और हेलोजन इन दोनों के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से जो सहसंयोजक बंध बना है, ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणु के ठीक बीच में स्थित नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये दोनों हेलोजन परमाणु की ओर है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये और कार्बन से चले गए, दूर चले गए। इस कारण से हेलोजन परमाणु पर क्या गया, आंशिक ऋणावेश आएगा। क्यों आया? क्योंकि हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित किया है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, तो इस कारण से हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कार्बन पर आंशिक धनावेश क्यों आया, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन चले गए हेलोजन परमाणु की ओर, तो कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, अर्थात ऋणावेश की थोड़ी सी कमी हो गई। कमी होने से इस कार्बन परमाणु पर क्या उत्पन्न हो गया, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया। तो इस कारण से इस बंध की प्रकृति क्या हो गई, ध्रुवीय हो गई। अब ध्रुवीय प्रकृति किसे कहते हैं? अगर साझे के इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के बिल्कुल दोनों के बीच में स्थित हो, तो न तो किसी परमाणु पर धनावेश आता है, न किसी परमाणु पर ऋणावेश आता है। उस स्थिति में किसी भी परमाणु पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकृति को बोलते हैं अध्रुवीय। और ध्रुवीय का मतलब है कि सहसंयोजक बंध के परमाणुओं पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज धनावेश का उत्पन्न होना। तो एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु है, उसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल के कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो गया और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया। इस कारण से एल्किल हैलाइड में सी सिंगल बॉन्ड बंध की प्रकृति क्या हो गई, ध्रुवीय हो गई। और अब ध्रुवीय प्रकृति होगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशील हो जाएंगे। अब कैसे? जैसे हमने लिखा ये सी सिंगल बॉन्ड एक्स, अगर इस कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश है और यह प्रकृति हो गई ध्रुवीय। अब यदि इस पर आक्रमण होगा, मान लीजिए ये नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही है। अब जो नाभिक स्नेही है इस पर क्या है, ऋणावेश है। यह नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा किस पर, ध्रुवीय बंध पर। और ध्रुवीय बंध पर किस पर, कि नाभिक स्नेही पर आवेश है ऋणावेश और ये कार्बन होगा आंशिक धनावेश। तो ये नाभिक स्नेही इस आंशिक धनावेशित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा और इस पर आक्रमण करने से क्या होगा कि यहां पर नाभिक स्नेही तो जुड़ेगा और हेलोजन परमाणु है वो हट जाएगा, अर्थात हेलोजन परमाणु का नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया के अंदर क्या हो गया, ये सी सिंगल बॉन्ड सी। अब यहां पर नाभिक स्नेही तो जुड़ेगा, तो ये हमने जोड़ दिया नाभिक स्नेही प्लस, अब यहां से हटा क्या, हेलोजन परमाणु। ये हेलोजन परमाणु निकल गया किसमें, हेलाइड आयन के रूप में। और जो नाभिक स्नेही के आक्रमण से हेलोजन परमाणु हेलाइड आयन के रूप में निकलता है, इस हेलाइड आयन को कहते हैं अवशिष्ट समूह। अब देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये होगा कि बताइए जिसका आक्रमण पहले होता है उसके आधार पर अभिक्रिया का नाम लिखा जाता है। आक्रमण यहाँ पर मान लीजिए नाभिक स्नेही का हो रहा है और तो अभिक्रिया का नाम हो गया नाभिक स्नेही। और ये नाभिक स्नेही जैसे आक्रमण करेगा तो अणु में से कोई समूह निकलेगा
तो वो कहलाएगा उसका प्रतिस्थापन। तो जैसे नाभिक स्नेही के आक्रमण से हेलोजन परमाणु निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाभिक स्नेही के आक्रमण से हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो गया, तो अभिक्रिया हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक चीज और बताई थी मैंने कि जिस चीज अभिकर्मक का आक्रमण होता है किसी परमाणु अणु पर, तो उससे निकलने वाला समूह भी उसी प्रकृति का होगा। अगर जैसे नाभिक स्नेही मैंने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव चार्ज लगे है ऋणायन के रूप में, इसका आक्रमण हुआ तो निकलने वाला हैलाइड आयन भी ऋणायन रहेगा, यहां पर कभी भी धनायन नहीं होगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड है, इसमें क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड X बंध है, इसकी प्रकृति होती है ध्रुवीय, और ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश, हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। इस कारण से नाभिक स्नेही आसानी से, देखो नाभिक स्नेही पर इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ऋणावेश होता है, तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन युग्म को इस धनावेशित कार्बन परमाणु को दे देगा, और उस कारण से हेलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होती है। अब हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, तो ये रहेंगे दो प्रकार के। ये पहली अभिक्रिया रहेगी एक अणुक, इसको हम एकाणुक भी लिख सकते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ध्यान देना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाम यहां पर सिर्फ आगे जुड़ा गया है एक अणुक, एकाणुक, तो इसका अर्थ क्या है कि एक अणु है, अभिक्रिया का वेग उस पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग चाहे उसमें 3, 4, 5, 6 कितने भी हो अभिकारक अणु, उनमें यदि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर अगर निर्भर करता है या एक अणु पर निर्भर करता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनको लिखा जाता है SN1। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, S का होता है सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और यहां पर जो 1 लिखा है वो कहलाता है एक अणु के लिए। अब अभिक्रिया का वेग है, हमने यहाँ पर जो नाम लिखा है एक अणु, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, हम लिखते हैं A अभिकारक, B अभिकारक और C, ये तीनों परस्पर क्रिया करके अगर ये D बना लेते हैं, एक यौगिक उत्पाद बन गया और एक E बन गया मान लेते हैं, तो यदि अभिक्रिया का जो वेग है, तो हमने अभिक्रिया के अंदर अभिकारक के रूप में ये 3 पदार्थ लिए हैं, तो इन 3 पदार्थों में से हम देखते हैं कि मान लीजिए ये A पदार्थ है, इस A की सांद्रता को हम कम या ज्यादा करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, तो उत्पाद बनने की दर D और E बन रहे उत्पाद, इनके बनने की दर में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये अभिकारक लिए हैं, तीनों पे हमने ले लिए 1 मोल और इसका भी 1 मोल,
बी का भी और सी का भी 1 मोल ले लिया। और हम मान लीजिए आधे घंटे बाद में देखते हैं कि 1 मोल डी बन गया और 1 मोल ई बन गया, मान लेते हैं समझने के तौर पर। और यदि फिर हमने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को मान लिया 30 मिनट बाद में, तो हम यही अभिक्रिया का वेग याद करेंगे तो हम यही कह सकते हैं ना कि 30 मिनट के बाद में अभिकारक हैं उन वो 1-1 मोल उत्पाद में बदल जाते हैं और इसमें 30 मिनट का समय लगता है। अब यदि हमने क्या किया दूसरे रूप में, हमने क्या किया कि ए के 2 मोल रख दिए और बी और सी के भी हमने 1-1 मोल ही रखा है, केवल ए के 2 मोल ले लिए। अब देखते हैं कि हम उसी आधार पर कि 30 मिनट के बजाय 15 मिनट में भी ये 1-1 मोल उत्पाद बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हो गया, हम ये समझते हैं कि एक ही मात्रा सांद्रता उसको बढ़ाते हैं तो उत्पाद बनने की दर या मात्रा भी बढ़ जाती है। अर्थात ए अभिकारक है, इसकी या मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और फिर यदि हमने क्या किया कि ए का 1 मोल रखा है और बी के हमने कर दिए 2 मोल और सी के भी हमने कर दिए 2 मोल और ए का रखा हमने 1 मोल, तो पहले हमने सब तीनों के 1-1 मोल लिए तो हमने 30 मिनट लगा। अब क्या किया हमने, ए का 1 मोल, बी के 2 मोल, सी के भी 2 मोल, और हम नोट करते हैं तो डी और जो ई बनते हैं 1-1 मोल, इस 1-1 मोल बनने में भी हमें 30 मिनट का पहले वाला ही समय लगता है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर बी और सी के 2 मोल यानी सांद्रता बढ़ा दी जाए, मात्रा बढ़ा दी जाए, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जिसकी सांद्रता में परिवर्तन करने से उत्पाद बनने की दर कम या अधिक हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं वो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब होता है कि जैसे मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ 2 होते हैं, तो हमने यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो इसमें हमें 2 चीजें मिलेगी। एक तो रहेगा एल्किल हैलाइड प्लस एक रहेगा नाभिक स्नेही, और इससे बनेंगे हम उत्पाद में बदलेंगे। तो अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही क्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं, और साथ में अगर हम लिखते हैं तो एक अवशिष्ट समूह है वो भी बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया, इसमें ये दोनों अभिकारक हैं और ये हो गए उत्पाद। अब हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग है, हमने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा था, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में बहुत ज्यादा होती है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। धीरे धीरे अभिकारक घटते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी घटने लगता है। तो अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब जैसे एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही, इन अभिक्रियाओं में ये दोनों अभिकारक हैं, और इसमें हम क्या देखते हैं कि एल्किल हैलाइड है, इसकी मात्रा को या सांद्रता को कम या ज्यादा करें तो अभिक्रिया का वेग भी कम या अधिक हो जाता है। जबकि नाभिक स्नेही है, इनकी सांद्रता को हम कम या अधिक करते हैं तो अभिक्रिया का वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ हो गया कि इन अभिक्रियाओं के अंदर अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर हम नाभिक स्नेही की मात्रा को कम रखें या अधिक करें तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि एल्किल हैलाइड की सांद्रता को, मात्रा को कम या अधिक करते हैं तो
तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ हो गया अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग किसी एक अणु पर निर्भर करता है तो वो कहलाती है एक अणुक। और वो भी कौन सी अभिक्रिया हो, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही के आक्रमण से अणु में से कुछ हटता है तो वो हो जाता है प्रतिस्थापन। तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं कि SN1, इन अभिक्रियाओं को SN1 के नाम से जाना जाता है, एक अणुक नाभिक स्नेही। तो SN1 ये अभिक्रियाएं हैं, ये किस प्रकार से होती है, कौन से एल्किल हैलाइड देते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि SN1 अभिक्रियाएं, देखो बार बार इनके नाम के अंतर्गत हम एक अणु नहीं कह करेंगे, शॉर्ट नेम के अंदर SN1 रिएक्शंस बोलेंगे। तो SN1 रिएक्शंस या अभिक्रिया है वो कौन से एल्किल हैलाइड देते हैं, कौन से रहेंगे, ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो SN1 अभिक्रियाएं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। वो क्या होती है, किस तरह से कहलाती है, उनकी क्रियाविधि क्या होती है। तो SN1 है ये अभिक्रियाएं, अब ध्यान देना इनके छोटे छोटे पद हैं जो हमें इनको पूरी व्यक्त करने के लिए काम आएंगे। पहली चीज है SN1 अभिक्रियाएं हैं, यह अभिक्रियाएं दो पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन से अगर ये दो पदों में पूर्ण होती है, तो अब ध्यान देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया है वो 2 या 3 या 1 जितने भी पदों में पूर्ण होती है तो उसका वेग फिर हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने यहाँ एक अणु अभिक्रिया लिखा है, अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। और अब ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, इसका मतलब दोनों पद हैं वो समान रूप से तो बनेंगे नहीं। कोई पद है उसके अंदर बनने वाला मध्यवर्ती उप उत्पाद, फिर उसके बाद बनेगा उत्पाद, तो इन दोनों पदों में बनने वाले जो यौगिक हैं उनमें समय कितना लगता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती है तो उसमें से जिस पद को बनने में या पूर्ण होने में जितना अधिक समय लगता है वह उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाता है। मान लीजिए एक अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है, पहले A है वो A से B में बदला, B है वो C में बदला। अब मान लीजिए A का B में परिवर्तन में बहुत अधिक समय लगा और B का C में बदलने में कुछ क्षण लगे, बहुत ही कम समय लगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया के उसमें जो प्रथम पद है उसमें बहुत अधिक समय लगा, तो अभिक्रिया का वेग प्रथम पद पर ही निर्भर करेगा। दूसरा पद जो तीव्र गति से संपन्न हुआ है तो उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा। तो ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूर्ण होती है। जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देते हैं, C सिंगल बॉन्ड X बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण। अब ये होता है कि जब दो पदों में पूर्ण होगी तो इसमें दूसरा होगा प्रथम पद में कार्बो केटायन जिसको हम कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन। तो प्रथम पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये दो पदों में होती है तो पहले पद में क्या होगा, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा और ये कार्बोकेटायन का निर्माण है बहुत ही धीमी गति से होता है। तो और धीमी गति से होने के कारण
ऐसे मन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारक पद है वो होता है प्रथम पद। क्यों? प्रथम पद में कार्बोकेटायन बनता है, उसमें अधिक समय लगता है, और जिस पद में समय ज्यादा लगता है वह अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया इसका, कार्बोकेटायन का निर्माण मंद वेग से होता है, अतः इन अभिक्रियाओं का प्रथम पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें अंदर, जैसे पहले पद में कार्बोकेटायन बना और वो धीमी गति से बनता है, और धीमी गति से बनने के कारण जो कार्बोकेटायन निर्माण है या प्रथम पद है वो इस अभिक्रिया का वेग निर्धारक, अर्थात कार्बोकेटायन के निर्माण में जितना समय लगेगा अभिक्रिया का वेग उसी समय पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब जो दूसरा पद होता है इन अभिक्रियाओं में, द्वितीय पद में कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही का तीव्र गति से होता है। अब दूसरे पद में क्या रहेगा, जो कार्बोकेटायन बना पहले पद में उस पर तेज गति से नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, और यहां पर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो पद सबसे धीमी गति से होगा उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, और नाभिक स्नेही का आक्रमण वो तेज गति से होता है, तो दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है वो तेज गति से, इसलिए अभिक्रिया का वेग द्वितीय पद पर निर्भर नहीं करेगा। और इन अभिक्रियाओं के अंदर दो पदों में होती है, पहले पद में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे पद में कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। पहला पद धीमी गति से होता है, तो धीमी गति से होने के कारण इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारक पद ही प्रथम पद होता है। अब क्या होता है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं SN1 अभिक्रियाएं हैं, पांचवा पॉइंट है, ये अभिक्रियाएं होती है, ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। अब ध्यान देना, कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक है, अगर मान लीजिए वो आपस में क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन अभिकारकों को परस्पर क्रिया करने के लिए कोई न कोई माध्यम है वो उपलब्ध कराना पड़ेगा, और वो माध्यम होता है ताप है, दाब है, विलयक है, उत्प्रेरक है, हम कोई न कोई चीज उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और वो माध्यम उपलब्ध कराने से अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिकारकों का तेज गति से उत्पाद में बदलना वो बढ़ जाता है। तो इन अभिक्रियाओं में अगर हम ध्रुवीय विलायक डाल देते हैं, एल्किल हैलाइड है और साथ में नाभिक से नहीं, दोनों को मिला दिया, अब क्या होता है कि यदि हम इसके अंदर कोई ऐसा ध्रुवीय विलायक है जिसके अंदर एल्किल हैलाइड की तरह ही आंशिक धनावेशित और ऋणावेशित हो, और इन ध्रुवीय विलायकों को हम ये भी कह सकते हैं प्रोटिक विलायक। और प्रोटिक विलायक का अर्थ ये होता है कि ऐसे विलायक जिनके अंदर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो, अथवा जैसे प्रोटीन शब्द, ये प्रोटिक शब्द है, ये प्रोटिक शब्द प्रोटॉन देने से है, प्रोटॉन का मतलब H+ देने से है। अब इसके लिए प्रोटिक विलायक है, अगर हम देखें H2O जल है,
ये भी प्रोटॉन दे सकता है। C2H5OH एल्कोहल है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है। और यदि हम इनके अलावा CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है। इन तीनों के अंदर भी जो बंध हैं वो ध्रुवीय है, तो ये तीनों ही विलायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इन विलायकों को हम कहते हैं ध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय विलायक, अब ये जो दूसरा नाम मैंने लिखा है प्रोटिक, अर्थात प्रोटॉन देने वाले, H+ देने वाले, तो जल भी आयनित होकर के H+ दे सकता है, एल्कोहल भी H+ आयन दे सकता है, और एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो एसिटिक अम्ल है उसको हम विलायक के रूप में काम में लेते हैं। तो ये तीनों हैं, ये ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं का वेग है वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक होता है, अर्थात ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों में आसानी से संपन्न हो जाती है। अध्रुवीय विलायकों में इनका वेग कम होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं लास्ट पॉइंट कि यदि इन अभिक्रियाओं के अंदर एक अभिकारक है, यानी एल्किल हैलाइड है, और वो एल्किल हैलाइड इसके अंदर जो ध्रुवीय कार्बन है वो असममित है, अर्थात उस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह से पूर्ण हो। असममित का मतलब ये रहा, ये C है और ये X है। हमने ये अभी ध्रुवीय प्रकृति के अंतर्गत पढ़ा। अगर यहां पर ये कार्बन है, ध्रुवीय कार्बन है, तो इस कार्बन की संयोजकता एक H है, एक CH3 हो गया और एक C2H5 हो गया। तो ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं क्या हो गई, चार भिन्न भिन्न संयोजकताओं से पूर्ण हो रही है। तो ये कार्बन है, ये असममित हो गया। अगर असममित कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड है तो उत्पाद हैं वो बनेंगे दो प्रकार के। तो अभिक्रियाओं का जो समापन होगा, जो हम आगे और पढ़ेंगे, वो होगा रेसिमीकरण के साथ संपन्न होगा। और रेसिमीकरण के जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों अब ये चीज ध्यान देना पड़ेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शुरुआत है आपको बहुत धीमी लगेगी, थोड़ा समझने में कठिनाई रहेगी, क्योंकि 11वीं और 12वीं के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो हमने 11वीं पढ़ी वही हम 12वीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका विस्तार रूप है वो बहुत अधिक होता है। तो इन अभिक्रियाओं को आप जितनी बार लिखोगे, अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे आपको वो समझना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि आज हमें ये चीजें हैं और ये पूर्ण आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, याद नहीं रहेगी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे पीछे वाली रिएक्शन अपने आप अपने को याद आती रहेगी, रटना भी नहीं पड़ेगा, ये नियम है। और इसके अंदर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें आगे वाले थोड़े कम याद हो रहे हैं और पीछे जो हमें पहले याद थे ही नहीं वो सारी चीजें याद हो जाती है। कारण क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर चीज हर एक चैप्टर में 3 या 4 बार रिपीट होती है और नई चीज आती जाती है। तो इस तरह से हमें इन चीजों को हम बार बार अगर पढ़ेंगे तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगी। पढ़ते समय ये चीज ध्यान देना, जो चीज बताई जाती है उसका मुख्य कारक क्या है। जब तक आप उस कारक को ध्यान से सुनना, देखना, तब आपको वो चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चीज आपकी क्लियर नहीं होगी। अगर कोई भी ऐसी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।